पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन आज फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ आपको ज़्यादा वोलेटाइल दिखाई पड़ेगा कि सेकंड हाफ में मार्केट्स ने एटलीस्ट जो गेंस थे वो पूरे गिव अप कर दिए ऑलमोस्ट। निफ्टी सेंसेक्स फ्लैट आपको दिखाई पड़ेगा, 20 अंकों की बढ़त निफ्टी में और सेंसेक्स भी करीब करीब 40-44 अंक ऊपर बंद हुआ। लेकिन जो ऊपरी स्तर से इंडेक्स में गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा थी, 400-450 अंकों के आसपास का फॉल हायर लेवल से आपको दिखाई पड़ेगा सेंसेक्स में। निफ्टी में भी हायर लेवल से करीब करीब एक समय पर आप 18,132 के आसपास के हाइस और क्लोजिंग आते आते करीब 18,000 के नीचे के आसपास के लेवल्स भी देखने को मिले। तो ये इंडिकेट करता है कि हायर लेवल से 150-200 अंकों के आसपास का फॉल इंडेक्स ने दिखाया है। रिलायंस एंड बैंक्स जहां पे हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आई, ऑब्वियसली एक बड़ी तेजी दिखा चुका है रिलायंस, 7% का मूव पिछले 3 दिन में आज, इसके बाद प्रॉफिट टेकिंग है। आज के लिए की हाईलाइट, इनफैक्ट इंडेक्स बंद तो 18,000 के ऊपर हुआ है, लेकिन एक समय पे इंट्राडे में 18,000 के नीचे के डिप्स भी इंट्राडे में दिखाए थे बाजार ने। तो आज की हाईलाइट में आपको दिखाई पड़ेगा आईटी, जहाँ पे जोरदार तेजी थी निफ्टी आईटी के अंदर, स्पेशली मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा या फिर कोफोर्ज, एल&टी इन्फोटेक, एल&टी माइंट्री, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मिड कैप के साथ साथ स्मॉल कैप, न्यूक्लियस, एफएसएल, 3i इन्फोटेक, ऐसे कुछ नाम भी थे, सोनाटा, जहाँ पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। अच्छे नंबर्स का इम्पैक्ट था नेस्ले के अंदर भी, करीब 1.5% 2% की तेज़ियाँ देखने को मिली। नंबर्स बेटर थे रेवेन्यू फ्रंट पर तो इन लाइन या बिलो एस्टिमेट था, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे अबव एस्टिमेट था, मार्जिन अबव एस्टिमेट था। 21-21.5% का एक अनुमान बाजार लगा रहा था और उसके सामने करीब 22-22.5% का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट थी 2022 के लिए, जिसको मार्केट ने थम्सअप दिया और डीआई के आसपास उस समय पर नंबर्स के बाद गया और क्लोजिंग तक भी 1.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा आज डिफेंस में अच्छी बाइंग थी, बीट HAL, पीटीसी इंडस्ट्रीज़, BDL, सब में ये अच्छा मूव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा था। टाइप्स कह लीजिए आप जो आते हुए दिखाई पड़े और अदरवाइज भी सेलेक्टिव फार्मा, जिसमें औरबिंदो फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर जैसे कुछ नाम जो अब तक नहीं चल रहे थे, वहाँ पर भी एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा था। पूरे मिड कैप फार्मा या स्मॉल कैप फार्मा के स्टॉक्स के अंदर भी मूव था। इवन डीवी स्लैब जैसे स्टॉक में भी 1-1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। एशियन पेंट अच्छी तेज़ी में था आज। इनफैक्ट जो सेलेक्टिव स्टॉक्स जिनमें मूव था उसमें FMCG के सेलेक्टिव स्टॉक्स थे और साथ साथ आईटी के बढ़िया स्टॉक्स आज मूव देखने को मिला, चाहे लार्ज कैप हो या मिड कैप हो। प्रेशर था निफ्टी बैंक में, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में प्रेशर था। ऑटो में करीब 1/4% के आसपास की गिरावट वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये कुछ की हाईलाइट जो कि मार्केट्स में देखने को मिले। एक मेटल और ऐसा इंडेक्स था जो कि आज 1-1.5% की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा था। NMDC इनफैक्ट F&O के टॉप गेनर्स में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो अच्छे नंबर्स वहाँ पर आते हुए दिख रहे थे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, PCAGR EPS को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। सर वैसे टॉपिक तो बहुत बड़ा है जिसको आप एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो, लेकिन आप गणित ऐसे समझो कि कोई भी कंपनी जो मुनाफा कमाती है, मान लो 100 रुपये मुनाफा कमाती है और वो अगर 100 शेयर होल्डर में बढ़ता है तो 1 रुपया जो पर शेयर होल्डर को मिलता है उसे कहते हैं EPS। यानी हर शेयर होल्डर जो 1 रुपया मुनाफा कमाता है पूरे कंपनी के मुनाफे में। तो अगर मान लीजिए ITC का केस है तो ITC के शेयर होल्डर करीब 1250 करोड़ शेयर होल्डर है। तो अगर ITC 1250 करोड़ मुनाफा कमाता से फॉर एग्जांपल, तो पर शेयर होल्डर वैल्यू 1 करोड़ होती, लेकिन इतना नहीं है प्रॉफिट। सो इस तरह से उनकी शेयर होल्डर वैल्यू डिवाइड होती है। जितना ही प्रॉफिट आया वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज EPS। वो शेयर पर शेयर के हिसाब से कितना गुना ऊपर काम कर रहा है, यानी कि अगर पर शेयर होल्डर 1 रुपया मिल रहा है और शेयर का दाम 10 रुपया है तो 10 गुना ऊपर काम कर रहा है। ये होता है PE। यानी कि आज अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी 1 रुपया मिलती है और शेयर का दाम 20 रुपया है तो 20 गुना ऊपर प्रॉफिट से ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। इसके प्रॉफिट के जितना गुना करीब काम करेगा उतना बेनिफिशियली रहेगा। और थर्ड इज CAGR। तो जितनी भी एनुअल ग्रोथ का कंपाउंडेड वे में ग्रोथ आती है, यानी कि 100 में अगर 10% जोड़ो तो 110, 110 में अगर 10% जोड़ो तो 121 के अराउंड। सो लाइकवाइज जो कंपाउंडेड वे में ग्रोथ आती है इसको CAGR बोलते हैं। लेकिन इन तीनों टर्म्स में कोई प्रॉफिट PE को अगर आप ये सोचना चाह रहे हैं कि कोई स्टैंडर्ड नंबर हो तो कोई स्टैंडर्ड नंबर नहीं होता। PE जितना कम उतना अच्छा, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे FMCG का PE लोअर नंबर में भी 40-50 ही आपको दिखाई पड़ेगा, फार्मा का PE लोअर नंबर में भी आपको इतना ही दिखाई पड़ेगा, IT का PE लोअर नंबर में आपको डबल डिजिट में दिखाई पड़ सकता है। सरकारी कंपनियों का PE हमेशा आपको नीचे ही दिखाई पड़ेगा कि वो प्रीमियम कमांड नहीं करते कभी भी प्राइवेट कंपनियों के सामने। बैंक्स के PE का कोई रिलेवेंस नहीं है, इसलिए वो हमेशा आपको नीचे दिखाई पड़ेगा। तो लाइक वाइज PE का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, बट मतलब कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता।
लेकिन आप हिस्टोरिकल पीई को एक आधार मानकर एटलीस्ट ये सोच सकते हैं कि अगर हिस्टोरिकली किसी कंपनी को 10 से 20 का पीई मिल रहा है और वो शेयर 10 के पीई के आसपास या 11 के पीई के आसपास या 12 के पीई के आसपास घूम रहा है, यानी अपने हिस्टोरिकल पीई के करीब घूम रहा है, तो एक बार को फिर भी देखा जा सकता है किसी सिनेरियो, ख़राब सिनेरियो के बिना अगर मिल रहा है तो ये एक तरीका फिर भी थोड़ा बहुत वैलिड हो सकता है, लेकिन कोई एक तरफा तरीका नहीं होता किसी भी पीई को जज करने का, क्योंकि 2010 में अगर किसी कंपनी का पीई जो था 2020 में वो नहीं हो सकता, क्योंकि 2010 में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और 2020 की उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा अंतर आ गया होगा, तो उस अंतर के हिसाब से उसका पीई भी एडजस्ट हो जाएगा। सो इसीलिए पीई कोई राइट बेंचमार्क नहीं है, बट इट इज़ अमंग वन ऑफ द बेंचमार्क जिसको आप ध्यान दे सकते हो। ओके, अंबुजा सीमेंट 346। रंजन सर, कल किसी कॉलर शो में नहीं, कल सुबह 12 बजे के शो में आशीष बहेती से मैंने पूछा था कि अंबुजा सीमेंट में पुल बैक है, करना क्या चाहिए, तो उनका ये कहना था कि 325 क्रूशल जोन है, अगर 325 को सपोर्ट कर रहा है तो आप एटलीस्ट इसके अंदर बने रहें, अगर 325 भी तोड़ रहा है तो एक बार को रिस्की जोन में जा सकता है, तो उस हिसाब से आप नज़र बना के रखेंगे। फंडामेंटली ऑब्वियस ही बात है, देश की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं एटलीस्ट ग्रुप के, इन प्रोडक्ट्स के, अंबुजा के एंड डीसीसी के, और कैपेसिटी वाइज आप देखना चाह रहे हैं तो पहला नाम ऑब्वियस बात अल्ट्राटेक ही आता है सीमेंट का, सेकंड नंबर विश्री सीमेंट एंड थर्ड नंबर पे इन दोनों कंपनियों को ज्वाइंटली एसीसी अंबुजा को आप मिलाएंगे तो तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट ग्रुप के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। कैंपस आईपीओ अलॉटेड शेयर, शिवम सर, तो एक बढ़िया तेज़ी तो आपको मिल चुकी है ऑलरेडी आईपीओ अलॉटमेंट में, तो आप उसी में से निकल सकते थे क्योंकि बहुत बढ़िया तेज़ी से दिखाई थी आईपीओ अलॉटमेंट के बाद, और वो तेज़ी के बाद मल्टीपल टाइम्स ऊपर गया था, शायद 2 या 3 गुना हो गया था, और उसके बाद अब ये नीचे आ रहा है, तो आपको तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया मौका दे चुका है निकलने का। उसके बाद अगर आपने वो मौका इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि लिस्टेड जब लिस्ट हुई थी तब लोग प्रीमियम पे लिस्ट होने के लिए इसको ले रहे थे या निवेश की राय दे रहे थे, और वो निवेश मिल गया। उसके बाद अब आप एंटर करना चाह रहे हैं तो बाकी लार्जर ही प्लेयर, चाहे बाटा हो या रिलैक्स हो, दोनों ही लुढ़के पड़े हैं, जो कि देश की सबसे बड़ी और सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनी है। जब यही टूटे पड़े हैं तो जो लार्जेस्ट बेलवेदर्स का ही हाल ख़राब है, तो सब्सिडरी या फिर लोअर जिनके मार्केट शेयर उनको तो और इम्पैक्ट आ सकता है। सो आपको जो गेन मिल रहा है उसको थोड़ा थोड़ा लेकर निकल जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट कॉस्ट तो निकाल लीजिए, कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, कैंपस हो गया। तत्व चिंतन आईपीओ से अभी तक, तत्व चिंतन के केस में सर प्रॉफिट तो आपको अभी भी मिल रहा है, तो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है थोड़ा बहुत ले ही लीजिए। क्यों, आईपीओ का अलॉटेड शेयर है, नीचे ले दोबारा ऐड कर लीजिएगा अगर इतना ही आपको लग रहा है तो। वैसे तो प्रॉफिटेबिलिटी बनी रही है, कोई भी नई लिस्टेड कंपनी के बारे में कुछ भी कहना 1 साल से पहले इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अभी तक उसने कुछ देखा ही क्या है मार्केट में। 1 साल के अंदर आपको खुद ही सिनेरियो दिख गया कि एक साल ही हुआ है जो स्टार्टअप लिस्टिंग हुई थी उन सबको, 1.5 साल हुआ होगा, और 1.5 साल में सिचुएशन आपके सामने किस तरह की हुई है। सो बेटर ये कि जब तक 1 साल हो रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप लेके निकलते रहिए, ज़्यादा बेटर है। क्यों बेट कर रहे हैं, सस्ते नाम पर ऑलरेडी अच्छी अच्छी फार्मा कंपनियां मिल रही हैं, आप उनको देख लीजिए इंस्टेड। शिवम सर, नेस्ले केस में भी नंबर्स आने हैं, मतलब सॉरी नंबर्स तो आ चुके हैं, आज शाम को वो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आनी है, तो एक बार वो आ जाए तो ज़्यादा बेटर टिप्पणी कर पाऊंगा, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं नेस्ले केस में, कोई दो राय नहीं है। जो अनुमान बाजार लगा रहा था कि 21.2% के मार्जिन होंगे, उससे बेटर 22-22.5% के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और इनपुट कॉस्ट भी गिरने के बाद भी कंपनी ने, मतलब इनपुट कॉस्ट पिछली क्वार्टर में ज़्यादा थी, इस बार गिरी थी, तो ईमान और एस्टिमेट की शायद पूरा इस क्वार्टर में ना आए, नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ जाए, लेकिन वो फिर भी इस क्वार्टर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गया, और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ 2022 के लिए कंपनी ने मेंशन की हुई है, तो ये एक और अच्छा ट्रिगर है जिसको बाजार कीनली वॉच कर रहा था, जिसके हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली। रूरल इनकम की, रूरल एरियाज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है, तो ये 2-3 चीज़ें इनको बहुत थम्सअप दिया मार्केट ने, तो नंबर तो अच्छे हैं, और ऑब्वियसली एक क्वालिटी कंपनी है, 75 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया है, मल्टीनेशनल जाइंट है। सो आप अदरवाइज भी देख सकते हैं इस कंपनी को। अब ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू आ जाए एक दिन, मतलब आज शाम तक या कल तक आ जाएगा, उसके बाद आप टिप्पणी कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है, उसका ज़्यादा अच्छा रहेगा कॉल लेना, लेकिन नंबर्स जो हैं वो अच्छे आए। लगता है टेक महिंद्रा और अरविंदो का टाइम आ गया है। सर, टेक महिंद्रा के केस में पांडे जी, वो इनकी एनालिस्ट मीट्स चल रही हैं, एनालिस्ट मीट भी है, इन्वेस्टर मीट भी है, तो एनालिस्ट मीट चल रही है इनकी 15, 17 और 20, ये 3 दिन इनकी एनालिस्ट मीट थी। इसमें IIFL के साथ और कोटक के साथ इनकी मीटिंग चल रही है पोस्ट नंबर्स, और दूसरा इनकी एक इन्वेस्टर मीट है 3 मार्च को, जिसमें एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि शायद नए CEO का ऐलान हो सकता है, ऐसा बाजार में बेट है, मतलब ऐसी बाजार में बज़ है, उन बज़ के बीच में ये चल रहा है।
सो और वैल्यू भी है ही, ऑब्वियसली बात है। 18 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा था हाल के फॉल के बाद। 20 के मल्टीपल पे निफ्टी के सबसे सस्ते स्टॉक्स में से एक ये और विप्रो ही दिखाई पड़ रहे थे। विप्रो तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा रनअप दिखा चुका है विद टाइम, लेकिन टेक महिंद्रा ने ऐसा कोई रनअप दिखाया भी नहीं था, तो इसलिए उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी शूटअप की, तो इसलिए भी तेज़ी है। और औरोबिंदो फार्मा में तो आज प्रशांत सावंत ने कॉल भी दिया था बाय साइड पर, उनको लग भी रहा है कि 750-800 रख के तक टारगेट शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, 825 तक के भी इनफैक्ट, तो उसको तो आप आराम से बना सकते हैं। आदित्य बिरला एएमसी केस में तो ये लार्जली अंडर परफॉर्मर है आईपीओ से लेकर अब तक। और अगेन कोई भी आईपीओ के केस में कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है, जब तक उनके 1 साल के नंबर, एटलीस्ट 4 क्वार्टर 6 क्वार्टर के नंबर ना देख लो, आप कुछ भी नहीं कह सकते फंडामेंटली लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए। सर लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए कोई भी स्टॉक अच्छा हो सकता है अगर उसके नंबर ग्रोइंग है, तो अगर नंबर ग्रोइंग नहीं तो कुछ भी कहना मुश्किल है। सो इक्विटी सप्लाईज, डिविडेंड नहीं देना या नंबर्स का कंसर्न रहना, ये किसी भी स्टॉक के लिए ख़राब हो सकता है, चाहे वो कितनी अच्छी क्वालिटी कंपनी क्यों ना हो। भारतीय एयरटेल में भी कुछ मूव आ सकता है क्या, एक रेंज में ही रहेगा? सुमित सर, ये ऑलरेडी अंडर परफॉर्मर ही रहता है, बहुत स्लो चलने वाले शेयरों में से एक नाम है। 2 ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं इस पर। इस भाई तो 1000 रुपये के ऊपर के भी टारगेट आए थे नंबर होने के बाद। 1025 के टारगेट्स, 950 के टारगेट्स, 975 के टारगेट्स, ये टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़े थे। तो 2 कंपनी अच्छी है, टेलीकॉम लार्जेस्ट प्लेयर है, आरपू अच्छे हैं, प्रीमियम कंपनी है, लेकिन चलता थोड़ा स्लो है, तो गुड एसेट टू ओन है। स्टॉक वाइज उतना फायरवर्क नहीं है एटलीस्ट। इसके अलावा EKI का शेयर का सपोर्ट, जगदीश सर जिस शेयर में ऑलरेडी सर्किट लग रहे हैं लोअर, बैक टू बैक, उसमें क्या ही बोलना, नंबर वीक है। इनफैक्ट मनीगन कल इसके ऊपर एक स्टोरी TV18 पे होगी, वो आप देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग, उसका डेटा भी निकल रहा है। लेकिन EKI केस में सर नंबर बहुत ख़राब आए थे। YY बेसिस पे शायद 28 करोड़ से घटकर मुनाफा 6 करोड़ आया, और सीक्वेंशियली शायद 18 या 12 करोड़ से घटकर 6 करोड़ आया। मतलब इसी मल्टीपल में आप नंबर मान लीजिए, वो 6 से 60 है या 120 से 60 है, लेकिन नंबर इसी रेशियो में टूटा है इनका। तो YY और क्यों उनकी दोनों ही लिहाज पे नंबर बहुत ख़राब है। 1 2 ऑडिटर को लेकर इशूज़, ऑडिटर ने इशूज़ खड़े किए हैं कंपनी को लेकर, वो एक और बड़ा कंसर्न मार्केट ने मान लिया। वो इनकी बिटवीन द लाइन आप नंबर्स में नीचे देखेंगे तो 4 या 5वें पॉइंट पे लिखा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो और तीसरा, ये चला भी 1000 रुपये का शेयर टूट के आ गया 400 रुपये। सो जहाँ नंबर को लेकर कंसर्न आ गए, जहाँ ऑडिटर ने कंसर्न रेस कर दिए, वो ऑलरेडी बाजार थम्स डाउन देना ही था, वो थम्स डाउन दे दिया। अब गिरते शेयर में और एवरेज क्यों करना, और क्यों इसको सपोर्ट ढूंढ रहे हैं? बेटर है कि एटलीस्ट वेट एंड वॉच कर लें, जो एक्जिस्टिंग पोजीशन उनके साथ सिचुएशन आ जाने दीजिए। कंपनी ने क्लैरिटी भी दी है, उसके बावजूद भी शेयर थम नहीं रहा है। सो एटलीस्ट थोड़ा रुक जाइए, फॉलिंग नाइफ को आप पकड़ने की कोशिश मत करिए, और पैसा बर्बाद मत करिए, एटलीस्ट किसी और में चले इससे अच्छा तो। लेकिन एटलीस्ट वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो टाइम बाय कर लीजिए, बेस्ट है। इज इट ट्रू, कहाँ गया अनिल जी, HCL कैन बी बेस्ट डिफेंस कंपनी? नहीं, HCL हैज़ ऑलरेडी प्रूवन एज द बेस्ट डिफेंस स्टॉक। आप पिछले 1.5 साल का स्टॉक का चार्ट उठा के देख लीजिए, वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। ये 500 रुपये जब उसकी वो सैलरी हाइक की बातचीत हुई थी, और सैलरी ना पेमेंट कर पाने की बातचीत हुई थी HCL में, आज से 1.5 साल पहले खबर आई थी, और उसके बाद ये शेयर टूटा, और टूट के 500 रुपये तक पहुँचा, और 500 रुपये का शेयर आपके सामने 2800 रुपये तक पहुँच गया खींचते खिंचाते। तो इस तरह की तेज़ी दिखा चुका है ऑलरेडी, और उसके बाद अब आप बोल रहे हो कि इसमें और तेज़ी क्या आएगी। तो तेज़ी अभी के ट्रिगर्स को देखकर मत सोचो, इंस्टेड आप और दूसरे ट्रिगर्स को आधार मान के देखो, ना केवल HCL बल्कि BDL या डिफेंस की बाकी कंपनियों में बड़ा मूव आ चुका है। डिफेंस के 1-2 प्लेयर जहाँ पर कुछ मूव आ सकते, तो L&T ऑब्वियसली बात है, जब कुछ नहीं समझ में आया तो L&T तो रहता ही है, मेजर कैपिटल गुड्स, मेजर डिफेंस। अदरवाइज आज डिफेंस में उसने करार किया है उस कंपनी के साथ, PTC इंडस्ट्री के साथ, छोटी इक्विटी कंपनी है, लखनऊ बेस्ड कंपनी, ठीक लग रही है। वहाँ पर भी बड़े निवेशकों ने बड़ा स्टेक ले रखा है, 4-5%, इक्विटी भी छोटी सी है, प्रॉफिटेबिलिटी है उस कंपनी की, उसको आप देख सकते हो। तो इस तरह ही कोई कंपनी देख लो, ज़्यादा बेटर। लेकिन ये ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, और सरकारी कंपनी है, कहीं OFS आ गया ऊपर से तो और इक्विटी छूट जाएगी, तो उसका भी आप ध्यान रखना। ओके, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन अदानी ग्रुप स्टॉक्स? अमित सर, जब तक न्यूज़ फ्लोज ना थमे तब तक कुछ मत करिए। न्यूज़ फ्लो थम जाने दीजिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा, एटलीस्ट अभी नहीं। जब तक न्यूज़ फ्लो चल रहे हैं, न्यूज़ फ्लो एज इन कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छी बुरी, क्लेरिफिकेशन, जब तक ये सब कुछ नहीं थम जाए तब तक आप कुछ मत करिए। जब ये थोड़ा थम जाए, आउट ऑफ साइट होने लग जाए थोड़ा थोड़ा, तब एक बार कॉल लीजिएगा। उस समय में भी चुनाव करना ज़रूरी है, कौन से में, लेकिन
उस समय तो एटलीस्ट कौन से में होगा, अभी तो किसी में भी नहीं होगा। संजय सर का सवाल है कि इज इट ट्रू दैट इन बीइंग अ टॉप इकोनॉमिक कंट्री जापान हैज़ गिवन नेगेटिव रिटर्न इन लास्ट 20 ईयर्स? एग्री। अरे कहाँ गया सवाल ही निकल गया। एनीवेज, तो उस पर मैं आगे फिर बात कर लूँगा, अभी तो दिखी नहीं, सवाल ही कहाँ चला गया। टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ कब आएगा? कोई टाइमलाइन नहीं है मित्रा साहब, अभी जैसी टाइमलाइन मिलेगी आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। अच्छा, ये रहा सवाल, इज इट ट्रू दैट बीइंग अ टॉप इकोनॉमिक कंट्री जापान हैज़ गिवन अ नेगेटिव रिटर्न इन लास्ट 20 ईयर्स? क्या इंडिया भी ऐसी कंडीशन फेस कर सकता है? सिंह सर, कहना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, जापान और इंडिया में 2-3 डिफरेंस है। पहला, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। जापान अपनी करेंसी को पैक रखता है, उसी करेंसी में वो जान के ही रिलीज़ करके छोड़ देता है कि ठीक है थोड़ा डिवेल्युएट होनी चाहिए। वन, इकोनॉमी ऑफ यंग एंड इकोनॉमी ऑफ ओल्ड का बड़ा मेजर अंतर है। जो आज से 20 साल बाद हम होंगे, तब वो 20 साल बाद ऑलरेडी पहुँचे खड़े हैं। 3, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी इंडिया की बहुत इंटैक्ट है, प्लस एशिया के ब्रिक्स नेशन में सबसे वेल पोजीशन भी दिखाई पड़ता है। तो मतलब आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको बता देता हूँ जाने से पहले, जहाँ पर आप इतना समझिए कि एक तरफ आपके सामने पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, भूटान और कोई बचा देश आसपास, नेपाल, ये 6-7 देशों को मिला दो तो एक तरफ ये हाल है कि जब इन लोगों की इकोनॉमीज डोल रही है, आप अकेले 6.5 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर डिस्पेंस करते हो बोइंग को, तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके पास कितनी ग्रोथ है। और इस ऑर्डर को अगर आप दे पा रहे हो तो आपके पास डिमांड होगी तभी दे पा रहे हो, पैसे की कैपेबिलिटी है तभी दे पा रहे हो। तो आपके लिए तो ऑलरेडी प्राउड मूवमेंट है कि आप इस तरह के बड़े ऑर्डर डिस्पेंस करने की कैपेसिटी रख पा रहे हो। जितना देशों को ज़रूरत है अपनी ग्रोथ चलाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए, उतने तो आपके ऑर्डर्स चल रहे हैं। सो ये एक अच्छा ट्रिगर है। एग्जीक्यूशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, कैसे होगा या कब होगा, क्या होगा या कौन करेगा, लेकिन आपके देश का सबसे ट्रस्टेड ग्रुप अगर इस तरह के ऑर्डर्स दे रहा है तो इंडिया की स्टोरी तो अभी बाकी है ना। तो मतलब आई एम ऑलवेज अ बुलिश मैन ऑन इंडियन ग्रोथ स्टोरी। मुझे हमेशा से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पसंद है, आज से नहीं 10 साल हो गए, और मुझे वो हमेशा काम करके देखे भी गई है। बाकी सब चीज़ अपनी जगह है, लेकिन कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी को तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। जब आप शाम को किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप किसी होटल जाओ, किसी पिकनिक स्पॉट जाओ, जगह ही नहीं मिलती हैं, थिएटर्स बुकड हैं, लिकर स्टोरी इतनी स्ट्रांग है, हॉस्पिटल की स्टोरी भी उसी तरह स्ट्रांग होगी जब इनकी स्टोरी स्ट्रांग है। तो सो लाइकवाइज विद टाइम फोकस चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट्स चेंज हो सकते हैं, आपकी प्रोफाइलिंग चेंज हो सकती है, लेकिन मार्केट ख़राब होगी ये अभी तो एटलीस्ट कहना मुश्किल है। और 20 साल बाद होना है ना, तो अभी से क्यों उस पर कितना कंसर्न रह रहा है। आपके लिए हर साल हर मिनट इंपॉर्टेंट है, तो आप उस हर साल हर मिनट को अपनी सिचुएशन को इवेलुएट करो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड। यू लुक फॉरवर्ड बट कीप ऑन इवेलुएटिंग ईच डे। दैट स्टेटमेंट वो शायद आपके लिए ज़्यादा काम करके जाए। 10 साल के लिए आप टीसीएस खरीदते हो, लेकिन हर 6 महीने में टीसीएस की सिचुएशन को इवेलुएट करने में कोई बुराई नहीं है। तो आपका विज़न होगा लॉन्ग टर्म। होता है ना, आप यहाँ से गोवा जाने के लिए घर से निकले, लेकिन हर 3 घंटे 4 घंटे में पेट्रोल टैंक चेक करते हुए ख़त्म तो नहीं हो रहा। सो आपको कीप ऑन इवेलुएटिंग योर सिचुएशन विद टाइम, लेकिन आपका गोल और विज़न हमेशा बड़ा और लंबा ही होना चाहिए। तो उसमें बुराई नहीं है 20 साल के विज़न को रखने में, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय पर इवेलुएट करते रहेंगे इसको। ओके, वापस आ जाते हैं सवालों पर। बेक्टर फूड एंड बाटा इज़ वेल पोजीशन, बेक्टर फूड थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बाटा इज़ बेटर पोजीशन। और एचयूएल नीचे मिल जाए तो अच्छी बात ही है अगर आप फूड में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बेक्टर जिस काम में है, मॉडर्न ब्रेड्स उसी में है, मॉडर्न ब्रेड उनका क्लाइंट है, तो उनको ज़्यादा अच्छी एज मिल जाएगी। रिलायंस एट CMP, पटेल साहब ये रिलायंस में सिर्फ 6% का ही मूव आया साल के लो से, तो 6% तो आप नहीं चाह रहे होंगे रिलायंस में, आई गेस। तो अगर 6% नहीं चाह रहा तो आप ज़रूर जा सकते हैं रिलायंस में। देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से सबसे बड़ी कंपनी इनफैक्ट शुमार क्या, और जिस तरह का केपेक्स, जिस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी, इस तरह की ग्रोथ है, वो इतनी आसानी से दोबारा नहीं मिलती। तो आप आराम से देख सकते हैं। ब्रोकर हाउस टारगेट 3200 के आसपास के। और ये डिस्क्लेमर भी है कि चैनल जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सोफार, उसकी ओनरशिप इज़ ओन्ड बाय रिलायंस। ओके, और पूना वाला फिनकॉप एंड डेल्टा कॉप में, सर पूना वाला फिनकॉप इज़ बेटर, बट डेल्टा कॉप कैश रिच कंपनी है, केपेक्स पूरा कर चुकी है, लेकिन इसमें सीजनल इफ्स एंड बट्स रहते हैं कि अप्रूवल आएगा नहीं आएगा।
बेटर इज़ पूना वाला फिनकॉर्प, लेकिन पूना वाला फिनकॉर्प बड़ी तेज़ी दिखा भी चुका है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो उस बड़ी तेज़ी के बाद आप इसको देख रहे हो। और डेल्टा कॉर्प तेज़ी नहीं दिखा चुका है, लेकिन फिर भी उसमें इश्यूज़ रहते हैं। मोमेंटम के लिए आप डेल्टा कॉर्प को देख सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए फिर भी पूना वाला इज़ अ बेटर बेट सीम्स एटलीस्ट। एसबीआई में होल्ड करिए अजय सर, आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक के साथ हो और नंबर भी पिछले 2 क्वार्टर काफ़ी अच्छे थे। अगर आप पीएसयू बैंकिंग में जाना ही चाह रहे हो तो एसबीआई इज द सेफेस्ट एंड द बेटर बेट, तो आप उनको देख सकते हो। पीएसयू बैंकिंग में अगर आप सेफेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो इज एसबीआई, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, तो आप आराम से इसके अंदर बने रहो, कोई ऐसा इशू नहीं है। एचयूएल कौन से लेवल पे बाय करना सही होगा सर? वैसे तो 1900 पे सही होगा, लेकिन मित्रा साहब वो लेवल शायद आपको ना दिखाई पड़े, तो बेटर यही है कि आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करिए 2400 2200 ऐसे 200 रुपये के गैप में या 100 रुपये के गैप में आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो। इट्स अ क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी एसेट टू ओन। और एफएमसीजी स्टोरी में स्लो स्टडी कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो तो एचयूएल ही है। थोड़े दिन पहले साल के हाई थे, फिर हिट कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आराम चलने वालों में क्वालिटी कंपनी अगर आप चाहते हो बिना स्ट्रेस के कोई भी स्टॉक लेना, तो उनमें आते हैं ये टीसीएस, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक एंड एशियन पेंट्स, पीडीलाइट काइंड ऑफ, जो हैं स्लो, बहुत रिटर्न शायद ना भी दें, लेकिन ये आराम से साल के 10-15% निकाल के दे ही देते हैं हर हाल में। तो आराम से चल के पैसा बना देंगे। सो आप उतना रिटर्न चाह रहे हो तो ठीक है, वरना आप मल्टीबैगर की चलाश तो हमेशा जारी रहती है, पिछले 10 साल से चल रही है और अगले 10 साल तक भी चलती रहेगी, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, सिरमा आफ्टर नंबर्स अभी कुछ नहीं, मालिक साहब थोड़ा नंबर्स और आ जाने दीजिए, उसके बाद टिप्पणी लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी नई लिस्टेड कंपनी है, तो पहले 2-3 क्वार्टर के नंबर से कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है। जैसे ईएमआईएल के नंबर ठीक थे, लेकिन फिर भी बाजार ने बहुत बुरा धो दिया, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नंबर ठीक दे रहा है, नंबर स्लाइटली वीक थे। तो बाजार इस समय इस तरह की चीज़ें नहीं सुनता जब नई लिस्टिंग होती है तब, तो नई लिस्टिंग ही तो है, थोड़ा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लेके निकल जाइए। और अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम दे सकते हैं, तो फिर आप कीप ऑन इवेलुएटिंग नंबर एंड कीप ऑन होल्डिंग अकॉर्डिंगली। ओके, और HIL इंफ्रा एंड HIL इज़ अ बेटर कंपनी सतीश सर, ये कंपनी बहुत अच्छी थी, पहले एस्बेस्टोस शीट में बनाती है, हिंदुस्तान हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम होता था उसका पहले, तो कंपनी ठीक है ये, लेकिन बेटर BACL में उससे अच्छा तो आप HIL में ही एटलीस्ट डाल लीजिए। बट HIL के नंबर मैंने बहुत दिन से देखे नहीं, लो वॉल्यूम स्टॉक होता था तो उसको ट्रैक करना बंद कर दिया, लेकिन वॉल्यूम वाले पार्ट को अगर आप कंसर्न नहीं माने तो कंपनी ठीक थी जिस कामकाज में है। और ये फ्लडेड एरियाज़ या कच्चा घर, इन सब में इनका बहुत अच्छा काम होता है। इसको सीमेंट सेक्टर में गिना जाता है, लेकिन सीमेंट में नहीं है, ये एस्बेस्टोस शीट बनाती है। तो उस तरह की कंपनियाँ लिमिटेड हैं जिनमें इस कंपनी का काम है, तो काम अच्छा है और अच्छी कंपनी टू होल्ड है। बट वॉल्यूम इज़ अ कंसर्न, और नंबर मैंने देखे नहीं कैसे हैं 2-3 क्वार्टर के लिए, अदरवाइज इट्स अ गुड कंपनी। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। जाते थे एक साइड पर एक राय और अनवर साहब कि बुरा दौर एक बार ये देख चुका है, तो उस बुरे दौर के जितना करीब आपको मिले वहाँ ऐड करिएगा। 2 कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है। ऑलरेडी ये एक बार 52 वीक्स लो हिट कर चुका है, सो उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। एनीवेज, तो इस पर मैं कल ज़्यादा बात कर लेता हूँ। चलिए एक साइड पर इतने सवालों को शामिल करूँगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से। अब आपसे कल मुलाकात होगी शुक्रवार के दिन, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले लें। नमस्कार।